लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बेसिक्स, ठीक है। हमने जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है उन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के बेसिक्स के बारे में बात की थी, चाहे आप कंडक्शन हीट ट्रांसफर की बात करिए या फिर कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर की बात करिए या फिर आप रेडिएशन हीट ट्रांसफर की बात करिए, करेक्ट है। अब हमें यहाँ पे इस लेक्चर में हमको क्या बात करनी है, इस लेक्चर में हमको बात करनी है कंडक्शन हीट ट्रांसफर के बारे में, ठीक है। सो हमने इसके पहले बेसिक्स समझा था, ठीक है। सो बेसिक्स में हमने क्या देखा था भाई, बेसिक्स में हमने देखा था कि जो गवर्निंग लॉ है वो गवर्निंग लॉ आपके पास क्या है, गवर्निंग लॉ जो है वो है आपके पास फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ठीक है। वही था आपके पास गवर्निंग लॉ, राइट। बट साथ में आपने ये भी समझा था कि जो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन हैज अ सर्टेन लिमिटेशंस, ठीक है। फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन की कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। और वो लिमिटेशंस क्या क्या थी, तो जो एजम्पशंस आपने लिखा था ना, ठीक है, जो एजम्पशंस आपने देखा था वही एजम्पशंस लिमिटेशंस है किसकी, फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन की, ठीक है। जैसे आपने देखा था वन डायमेंशनल था, स्टेडी स्टेट कंडीशन मेंटेन था, नो इंटरनल हीट एनर्जी जनरेशन हो रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखी थी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लिमिटेशंस है कंडक्शन हीट ट्रांसफर, सॉरी ये आपके पास लिमिटेशंस है किसके, आपके पास फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन की, करेक्ट है पॉइंट, राइट। सो अब अगर आपके पास, ठीक है, कोई ऐसा आपके पास केस मिल रहा है जैसे आपके पास स्टेडी स्टेट कंडीशन मेंटेन नहीं है, मतलब अनस्टेडी स्टेट कंडीशन है, राइट। आपके पास जो हीट एनर्जी का जो फ्लो है या जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है वो वन डायमेंशनल ना होके टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है, ठीक है। इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन हो रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन की, करेक्ट है। और यही हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, किसके बारे में, कंडक्शन, ठीक है। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, ये सारी चीज हम कहां पे पढ़ रहे हैं भाई, कंडक्शन हीट ट्रांसफर में, कंडक्शन हीट ट्रांसफर, ठीक है। और यहां पे हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, करेक्ट है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। सो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसको पहले आप अच्छे से समझिएगा। बिकॉज फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन हैज अ सर्टेन लिमिटेशन, टू ओवरकम दोज लिमिटेशंस, ठीक है, हमको नीड होगी किसकी, हमको नीड होगी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशंस की, करेक्ट है। अब देखो, अब आपको जब आप प्रॉब्लम मिलेगा, जब आप कंडक्शन के प्रॉब्लम्स आप बनाओगे, तो कंडक्शन में जब आप प्रॉब्लम बनाओगे तो आपको एक स्लैब या वॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है। आपके पास सिलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा, चाहे वो आपके पास सॉलिड सिलेंडर हो या फिर आपके पास हॉलो सिलेंडर हो। वैसे आपको स्फीयर से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम जो मिल रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हमको डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन की नीड होती है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, तो अभी आपको ये जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी पढ़ना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी पढ़ना है, ये आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लियर। सेकंड आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पढ़ना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और थर्ड आपको क्या पढ़ना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, करेक्ट है। सो जैसे आपके पास स्लैब या फिर आपके पास प्लेन वॉल से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो वो हम कहां डील करते हैं या किस कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेके हम डिस्कस करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। वैसे आपके पास सिलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो गया। वैसे आपके पास स्फीयर हो गया, बॉल हो गया, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपके पास प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज और समझिए यहाँ पे, ठीक है, जब हम कंडक्शन हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में आपको दो चीजें पूछता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में आपको दो चीजें पूछता है। मतलब मैं बोलूं कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर अगर आप देखोगे तो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पास, ठीक है। और वो दो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, पहला जो ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या है, आपको टेम्परेचर का वेरिएशन बताना है, ठीक है, टेम्परेचर का वेरिएशन आपको फाइंड आउट करना है या टेम्परेचर का वेरिएशन आपको बताना पड़ेगा। और टेम्परेचर का वेरिएशन किसके साथ हो रहा है भाई, ठीक है, स्पेस के साथ और टाइम के साथ, करेक्ट है। टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो आपके पास क्या है, स्पेस के साथ है और आपके पास टाइम के साथ। जैसे कि अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करूं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्पेस बोलने का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड,
करेक्ट है पॉइंट। वैसे ही अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो टाइम बोलने का मतलब क्या है, टाइम बोलने का मतलब है टाउ। अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करता हूं तो ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को भाई जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो आपको एक्स वाई जेड के साथ बताना है और किसके साथ बताना है, टाइम के साथ। ठीक है, अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है तो डेफिनेटली टाइम का फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ स्पेस का फंक्शन होगा। और अगर आपके पास अनस्टेडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है तो डेफिनेटली टाइम वाला फंक्शन भी आपके पास पिक्चर में आएगा। राइट, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पहला ऑब्जेक्टिव है, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या होता है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है आपके पास रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना, रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर, करेक्ट है। और रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर मतलब आपके पास दिस इज नथिंग बट द Q डॉट कंडक्शन, ये आपको फाइंड आउट करना है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो आपके पास पहला ऑब्जेक्टिव है टेम्परेचर का वेरिएशन फाइंड आउट करना और सेकंड आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपको रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो पहले हम जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, राइट। अच्छा, इसके पहले एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं। जो लास्ट लेक्चर था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेडिएशन का बेसिक्स बताया था, ठीक है। लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेडिएशन के बेसिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। और बेसिक्स जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे एक टर्म आया था, ठीक है, शेप फैक्टर का टर्म आया था ना भाई, शेप फैक्टर, करेक्ट है। सो जब मैंने बात की थी किसके बारे में, जब मैंने बात की थी रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन टू ब्लैक बॉडीज, तो मैंने क्या लिखा था, मैंने ये लिखा था Q12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास A1 F12 सिग्मा B T1 टू द पावर 4 माइनस T टू द पावर 4, ऐसा कुछ मैंने लिखा होगा, करेक्ट है। अब देखो, अब जो मेरे पास जो ब्लैक बॉडीज थी, ये मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, दिस इज द ब्लैक बॉडी नंबर 1, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ब्लैक बॉडी नंबर 2, ये मैंने आपको समझाया होगा लास्ट लेक्चर में, करेक्ट है। सो ये जो ब्लैक बॉडी नंबर 1 है उसके आउटर सरफेस से रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रहा है, और जो मेरे पास ब्लैक बॉडी नंबर 2 है उसके इनर सरफेस से आपके पास क्या हो रहा है, रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रहा है, क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब देखो, मैंने एक स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया था, रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैंने क्या सोच के बोला था वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला था कि आपके पास या ये आप इसका टेम्परेचर मैंने T1 बोला था, इसका टेम्परेचर मैंने T2 बोला था, करेक्ट है पॉइंट, ठीक। अब देखो, अब यहां से मैंने ये बोल दिया था कि भाई इससे जितनी भी रेडिएशन एनर्जी निकल रही है, ठीक है, ब्लैक बॉडी नंबर 1 से जितनी भी रेडिएशन एनर्जी निकल रही है वो पूरा का पूरा आपके पास स्ट्राइक करेगा किसको, स्ट्राइक करेगा 2 को, मैंने ये बोल दिया था, ठीक है। ये आपके पास, ठीक है, इस पर्टिकुलर फिगर के हिसाब से रॉन्ग स्टेटमेंट था, ठीक है। व्हाई इट इज रॉन्ग, इसको भी आप समझ लीजिए। देखो, मैंने यहाँ पे जो ये ज्योमेट्री ली है ना, ये जो शेप आप लिया है ये रैंडम शेप है, करेक्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो शेप है, ये शेप मेरे पास कैसा शेप है, ये मेरे पास रैंडम शेप है, और रैंडम शेप है तो भाई यहाँ से आपके पास क्या होगा, जो एनर्जी, जो रेडिएशन एनर्जी निकला है आपके पास पूरा का पूरा 2 को स्ट्राइक नहीं करेगा, इसका कुछ पोर्शन अपने आप को भी स्ट्राइक करेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है, ये आपके पास एक रैंडम आपके पास ज्योमेट्री है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या सोच के वो स्टेटमेंट बोला था वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं क्या सोच रहा था वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूं, ठीक है। मैंने ये सोच लिया था, ठीक है, कि आपके पास ये जो ब्लैक बॉडी नंबर 1 है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास, ठीक है, इस टाइप की आपके पास ज्योमेट्री है, करेक्ट है। तो इस केस में बिल्कुल सही है, जो स्टेटमेंट मैंने बोला था वो बिल्कुल सही है कि 1 से जितनी भी रेडिएशन एनर्जी एमिट होगी वो पूरा का पूरा 2 को स्ट्राइक करेगा, 1 से निकला है तो खुद को कभी स्ट्राइक नहीं करेगा, करेक्ट है। लेकिन वहां पे जो ज्योमेट्री थी वो ज्योमेट्री आपके पास रैंडम ज्योमेट्री थी, ठीक है, रैंडम ज्योमेट्री थी, मैंने ऐसा कुछ बनाया था, ठीक है, ऐसा कुछ बना दिया था मैंने। अब भाई यहाँ से रेडिएशन एनर्जी निकल रहा है, इधर तो 2 की तरफ तो जाएगा ही, साथ में यहाँ से जो रेडिएशन एनर्जी निकल रहा है वो आपके पास 1 को भी, मतलब अपने आप को भी स्ट्राइक करेगा, करेक्ट है। तो ऐसे केस में आप बिल्कुल बोल सकते हो कि 1 से निकला है पूरा का पूरा 2 को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। बट ऐसे केसेस में, ठीक है, आप नहीं बोल पाओगे कि 1 से निकला है तो पूरा का पूरा 2 को स्ट्राइक करेगा, हाँ कुछ पोर्शन जो है वो 2 को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। सो सिर्फ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक मेरे को जो लगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट जो दिया था वो थोड़ा सा रॉन्ग था, बाकी आपके पास मैंने ये समझ के स्टेटमेंट आपको दिया था, करेक्ट पॉइंट। और एनीवेज घबराने की जरूरत भी नहीं है, ये सारी चीजें आप जब रेडिएशन हीट ट्रांसफर पढ़ते हो, ठीक है, बहुत आसान सा पार्ट होता है ये,
ठीक है, वहां सारी चीजें आप समझ पाओगे। जब शेप फैक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो या पढ़ा होगा आपने शेप फैक्टर का कॉन्सेप्ट, तो वहां पे आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इसको बस थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए वापस आते हैं भाई। वापस आते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख रहे हैं हम? सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, करेक्ट है। अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको देखना है तो आप मेरे को ये बताइए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम बात करते हैं स्पेस, ठीक है, स्पेस के साथ अगर हम बात करते हैं, मतलब या फिर मैं बोलूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप टेम्परेचर का वेरिएशन देखना चाहोगे तो टेम्परेचर का वेरिएशन आप कैसे बोलोगे भाई? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये मेरे पास हो गया वाई एक्सिस और ये मेरे पास हो गया जेड एक्सिस, करेक्ट। टेम्परेचर वेरी कर सकता है स्पेस के साथ, मतलब एक्स वाई और जेड के साथ वेरी कर सकता है, और आपके पास किसके साथ वेरी कर सकता है? टाइम के साथ, ये, ठीक है। जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर स्पेस के साथ वेरी कर रहा है, मतलब एक्स वाई जेड के साथ वेरी कर रहा है, और आपके पास अगर स्टडी हो या नहीं स्टडी हो, वो आप टाइम के साथ अगर हम बात करते हैं तो किसके साथ वेरी कर रहा है? टाइम के साथ, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। अगर आपको जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को समझना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं एक इनफाइनाइटेसिमल, ठीक है, स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम, मान लीजिए स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम यहां पे मैं कंसीडर करता हूं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है भाई? ये मेरे पास है स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम, जिसका कि डायमेंशन अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये डायमेंशन ले लेता हूं, x डायरेक्शन में ये हो गया मेरे पास dx, y डायरेक्शन में ये हो गया मेरे पास क्या? ये हो गया मेरे पास dy, और z डायरेक्शन में ये मेरे पास कितना हो गया भाई? ये मेरे पास हो गया dz, ये हो गया dz, करेक्ट है पॉइंट। नामकरण करना है तो नामकरण भी कर सकते हो, ये हो गया मेरे पास a, ये हो गया मेरे पास b, ये हो गया मेरे पास c, और ये हो गया मेरे पास d, एंड सिमिलरली ये हो गया मेरे पास a डैश, ये हो गया मेरे पास क्या? ये हो गया मेरे पास b डैश, ये हो गया मेरे पास क्या? ये हो गया मेरे पास d डैश, और ये मेरे पास क्या हो गया? ये हो गया मेरे पास c डैश, करेक्ट है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मेरे को जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन डिराइव करना है, समझना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, या फिर आप बोलो आपने एक स्मॉल एलिमेंटल क्यूबॉइड ले लिया, ठीक है, जिसका x डायरेक्शन में डायमेंशन है dx, y डायरेक्शन में डायमेंशन है dy, और z डायरेक्शन में डायमेंशन कितना है? dz, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम जनरल चीज बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं ना वो जनरल देख रहे हैं, मतलब हम एजम्पशंस यहाँ पे बना नहीं रहे, ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी एजम्पशन नहीं बना रहे, ठीक है, कोई भी एजम्पशन लेके हम नहीं चल रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए आपके पास x डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो x डायरेक्शन में, ये मेरे पास x डायरेक्शन हो गया, x डायरेक्शन में जो आपके पास एनर्जी इन हो रहा है या रेट ऑफ एनर्जी इन हो रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूं? E डॉट इन, और x डायरेक्शन है तो यहां पे मैंने पुट कर दिया x डायरेक्शन। सिमिलरली जब आपके पास यहां से आउट होगा तो ये हो गया मेरे पास क्या? E डॉट, ये हो गया मेरे पास आउट, ठीक है, और ये किस डायरेक्शन की बात हो रही है भाई? x डायरेक्शन की, करेक्ट। सिमिलरली आपके पास y डायरेक्शन में भी होगा, सिमिलरली आपके पास y डायरेक्शन में भी, तो ये हो गया मेरे पास एप्सिलॉन, ये सॉरी E डॉट इन, ठीक है, किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। सिमिलरली यहां पे हो गया E डॉट आउट, किस डायरेक्शन में भाई? y डायरेक्शन में, ठीक है। वैसे ही आप देख सकते हो z डायरेक्शन में भी, ये हो गया मेरे पास E डॉट, ये हो गया इन, किस डायरेक्शन में? ये हो गया z डायरेक्शन में, ये हो गया मेरे पास E डॉट आउट, ठीक है, z डायरेक्शन, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। जनरल मतलब आपके पास जो इक्वेशन हम डिराइव करेंगे ना, जो इक्वेशन हम देखेंगे वो चाहे 1D हो, 2D हो, 3D हो, किसी भी केस में एप्लीकेबल है, ठीक है। इसीलिए आप x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन तीनों डायरेक्शन को कंसीडर करके आप चल रहे हो, करेक्ट है। अब देखो आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास ये जो स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम देख रहे हो उसके अंदर आपके पास हीट जनरेशन भी हो रहा है, ठीक है, हीट जनरेशन भी हो रहा है। सो जो हीट जनरेशन हो रहा है उसको मैं शो कर रहा हूं, ये हो गया मेरे पास क्या? ये हो गया मेरे पास E डॉट G, करेक्ट है। E डॉट G बोलने का मतलब दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ हीट एनर्जी जनरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि आपके पास ये जो स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम आप देख रहे हो उसके अंदर भी आपके पास क्या हो रहा है? इंटरनल हीट एनर्जी का आपके पास जनरेशन हो रहा है, ठीक है। सो अगर प्रॉब्लम में बोलता है कि भाई हाँ
जनरेशन हो रहा है तो कंसीडर करना, अगर बोलते हैं कि नहीं हो रहा है तो उसको हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, उसको जीरो मान लेंगे। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। अच्छा, साथ में आपके पास क्या हो रहा है, साथ में आपके पास ये हो रहा है कि अंदर में ही आपके पास क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी का क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी का आपके पास स्टोरेज भी हो रहा है, ठीक है। कुछ एनर्जी का आपके पास क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी का आपके पास स्टोरेज भी हो रहा है, और वो जो एनर्जी स्टोर हो रही है अंदर में ही आपके पास, उसको मैं बोल देता हूं क्या, E डॉट एस। करेक्ट है। तो E डॉट एस मेरे पास क्या है, आपके पास एनर्जी जो अंदर में स्टोर हो रहा है। E डॉट जी मेरे पास क्या है, एनर्जी जो आपके पास जनरेट हो रहा है, यहां से एनर्जी इन, यहां से एनर्जी आउट, ठीक है। इसको और सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सिर्फ एक्स डायरेक्शन को देखिएगा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन को देखो, चलो सिर्फ एक्स डायरेक्शन को देखोगे, सो मान लो यहां से क्या हो रहा है, यहां से 100 यूनिट एनर्जी आउट हुआ, सॉरी 100 यूनिट एनर्जी इन हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम है, एक्स डायरेक्शन को आप देख रहे हो, फॉरगेट अबाउट द वाई जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कितनी एनर्जी इन हो रही है, 100 यूनिट एनर्जी इन हो रही है, करेक्ट। अच्छा, यहां पे अगर देखता हूं तो मान लीजिए अंदर में आपके पास ये जो स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम आप देख रहे हो, 50 यूनिट 50 यूनिट एनर्जी क्या हो रही है, 50 यूनिट एनर्जी जनरेट हो रही है, करेक्ट है पॉइंट। अच्छा, 50 यूनिट एनर्जी जनरेट हो रही है, यहां से कितना बाहर निकल गया भाई, मान लीजिए 80 यूनिट एनर्जी यहां से बाहर निकल गया, 100 यूनिट एनर्जी अंदर जा रहा है, 50 यूनिट अंदर ही जनरेट हो रहा है, और 80 यूनिट एनर्जी आपके पास क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, मतलब आउट हो रहा है। तो अब देखो यहां से आपके पास टोटल एनर्जी कितना था, 100 प्लस 50 मतलब 150, करेक्ट है। अच्छा, कितना यूनिट आपके पास बाहर चला गया, 80 यूनिट, तो बचा कितना, ठीक है 70 यूनिट अभी भी बचा है ना, तो वो 70 यूनिट गया कहां, तो वो 70 यूनिट आपके पास स्टोर हो गया, 70 यूनिट क्या हो गया, 70 यूनिट आपके पास स्टोर हो गया। तो भाई सिंपल सा है कि अगर आप, ठीक है, एनर्जी बैलेंस आप लगाओगे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज नथिंग बट द एनर्जी बैलेंस, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलने का मतलब क्या है, दैट इज नथिंग बट द एनर्जी बैलेंस ओनली, एनर्जी बैलेंस। तो आप कैसे लिखोगे, चलिए इसको आप कैसे लिखोगे बताइए, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो कितना, ये हो गया 100 प्लस ये हो गया 50 एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक है, 100 प्लस 50, और ये हो गया मेरे पास 80 प्लस ये हो गया 70, ठीक है। अब देखो 100 क्या था, 100 था मेरे पास रेट ऑफ एनर्जी जो इन हो रहा था, 50 मेरे पास क्या था, 50 मेरे पास था रेट ऑफ एनर्जी जो जनरेट हो रहा था, 80 मेरे पास क्या था, 80 मेरे पास था रेट ऑफ एनर्जी जो आउट हो रहा था, प्लस 70 क्या था, 70 रेट ऑफ एनर्जी जो मेरे पास क्या हो रहा था, स्टोर हो रहा था। सो रेट ऑफ एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड, करेक्ट है। सो ये है आपके पास क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर सिंपली एनर्जी बैलेंस, करेक्ट। सो जैसा आपने इसके लिए देखा है वैसा ही आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, सेम चीज ही तो है, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं भाई एनर्जी बैलेंस से, अब मैं इसको हटा देता हूं, चलिए क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ एनर्जी इन प्लस रेट ऑफ एनर्जी व्हिच इज जनरेटेड, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एनर्जी आउट प्लस ये हो जाएगा आपके पास रेट ऑफ एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड, यही होगा, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहां से रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस किस फॉर्म में लिख रहा हूं देख लीजिएगा, रेट ऑफ एनर्जी आउट प्लस रेट ऑफ एनर्जी जनरेटेड इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, ये हो गया। और रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट, इसको और थोड़ा सा आप लिखोगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन से भी हो रहा है, वाई डायरेक्शन से भी हो रहा है, और आपके पास जेड डायरेक्शन से भी हो रहा है, ठीक है। सो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं भाई, रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, और जेड डायरेक्शन में भी, ठीक है। मतलब एक्स रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट फॉर एक्स डायरेक्शन, प्लस रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट वाई डायरेक्शन, प्लस रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट जेड डायरेक्शन, प्लस, ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ एनर्जी जनरेटेड, रेट ऑफ एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड, बस इतना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, यही बेसिक्स है, और यही बेसिक्स आप फाइनली क्या करते हो, फाइनली आप जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन का एंड में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है वो आपके पास कहां से आता है, वो आपके पास यहीं से आता है, सिंपल सा एनर्जी बैलेंस, ठीक है। अब देखो, ठीक है, चाहो तो आप डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है, एक काम करते हो, चलिए मैं डिराइव करके दिखा देता हूं, सिंपल स्टेप्स है, कोई बहुत बड़ी स्टेप्स नहीं है, ठीक है, आसान है। रेट ऑफ एनर्जी इन, अब आपके पास रेट ऑफ एनर्जी जो इन हो रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, अभी एक्स डायरेक्शन को देखिए, ठीक है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन को यहाँ पे देखते हैं, एंड सिमिलरली फिर हम वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आप सिर्फ एक्स डायरेक्शन को देखिए,
बाद में आप सिमिलरली वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के लिए ऑटोमेटिकली आप लिख लोगे, ठीक है। सो यहां से अगर देखोगे रेट ऑफ एनर्जी इन, चलो रेट ऑफ एनर्जी इन हो रहा है तो भाई किस फॉर्म में इन हो रहा है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, Q डॉट x, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, Q डॉट x। अच्छा जो एनर्जी आउट हो रहा है इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा Q डॉट x प्लस ये हो गया मेरे पास dx, करेक्ट है। सो x डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहां पे लिखते हैं रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट को लिखने की कोशिश करते हैं। रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट x डायरेक्शन, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, रेट ऑफ एनर्जी इन ये हो जाएगा मेरे पास Q डॉट x माइनस नो रेट ऑफ एनर्जी आउट, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास Q डॉट x प्लस ये हो गया dx। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो यहां से देख लीजिए, ठीक है, इसको Q डॉट x माइनस, अच्छा इसको ओपन करें, इसको कैसे लिख सकते हो आप, तो कैसे लिख सकते हो, टेलर सीरीज हमने पढ़ा होगा, Q डॉट x प्लस ये हो जाएगा डेल Q डॉट x डेल x और ये हो गया मेरे पास dx, करेक्ट है। डेल Q डॉट x डेल x dx, ठीक है ना। यहां से इसको ओपन करिए, Q डॉट x माइनस Q डॉट x माइनस डेल Q डॉट x ये हो गया डेल x और ये हो गया dx, ठीक है। अभी सिर्फ हम x डायरेक्शन को देख रहे हैं। नाउ Q डॉट x ये चला गया, सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट माइनस ये हो जाएगा डेल Q डॉट x ये हो गया डेल x और ये हो गया मेरे पास dx। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा और ओपन कर सकते हैं क्या, ठीक है। देखो और कैसे इसको लिख सकते हो, ये हो गया मेरे पास रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट, ठीक है। बात हो रही है x डायरेक्शन में एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ये हो गया डेल बाय डेल x। अच्छा Q डॉट x को क्या लिख सकते हो, ठीक है, Q डॉट x को क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा माइनस kx, ठीक है, माइनस kx और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब देखो Q डॉट x, तो Q डॉट x दिस इज नथिंग बट द कंडक्शन हीट ट्रांसफर, किस फेज से हो रहा है, तो इस फेज से हो रहा है, ये हो गया है ना। जब आप फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन लिखते हो तो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन आप कैसे लिखते हो, फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में Q डॉट इज इक्वल टू माइनस ka और ये लिखते हो ना dt by dx, राइट। सो x डायरेक्शन में हो रहा है तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, ये हो गया kx। अच्छा अब कौन सा एरिया लोगे भाई, कौन सा एरिया लोगे, तो एरिया व्हिच इज नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो, ठीक है। मतलब एरिया वो लेना है जो आपके पास x डायरेक्शन के क्या, x डायरेक्शन के नॉर्मल है, तो आप मेरे को बताओ कौन सा वाला एरिया आएगा, यही तो आएगा क्या, मतलब a b c d, करेक्ट है। सो a b c d का जो a b c d प्लेन का जो एरिया है उसको मैं क्या लिखूंगा, ये हो गया kx मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, लिख लीजिए वहां से, ये हो जाएगा dy और ये हो गया dz, यही होगा, ठीक है। सो डेल माइनस, चलो माइनस डेल बाय डेल x kx डेल y बाय डेल z और ये हो गया मेरे पास डेल t बाय ये हो गया डेल x, डेल t बाय डेल x और ये हो जाएगा मेरे पास dx। चलो करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो एक काम करता हूं, उधर शायद आप लोगों को नहीं दिखे तो ये मैं हटा देता हूं। चलो भाई यहां से देख लीजिए, यहां से लिख रहा हूं रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट, आउट x डायरेक्शन की बात हो रही है, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। सो देखो लिखने का तरीका यहां से ये हो जाएगा मेरे पास kx, ये हो जाएगा मेरे पास डेल स्क्वायर t बाय डेल x स्क्वायर, डेल स्क्वायर t बाय डेल x स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरे पास dx dy और ये हो गया मेरे पास dz, यही होगा, ठीक है। चलो तो यहां से आप देखिएगा क्या लिख सकते हैं, dx into dy into dz, दिस इज नथिंग बट द स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम, राइट। सो ये हो गया मेरे पास क्या, दिस इज kx, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर t बाय डेल x स्क्वायर और ये हो गया मेरे पास dv। क्लियर। सिमिलरली y डायरेक्शन में, सिमिलरली z डायरेक्शन में, तो भाई y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट y डायरेक्शन में एंड दिस इज नथिंग बट द ky डेल स्क्वायर t बाय डेल y स्क्वायर ये हो गया dv, ठीक है। सिमिलरली z डायरेक्शन में रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट z डायरेक्शन में, तो ये हो गया kz, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर t बाय डेल z स्क्वायर और ये हो गया d। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखिए अभी तक मैंने कोई assumption नहीं लिया था, अब मैं पहला assumption यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कौन सा assumption ले रहा हूँ, ठीक है, एक assumption ले रहा हूँ। assumption क्या ले रहा हूँ, assumption ले रहा हूँ let material is homogeneous and isotropic, let material is homogeneous and isotropic, homogeneous and isotropic, करेक्ट है। सो होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था कि एट ईच पॉइंट, ठीक है, एट ईच पॉइंट
इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन प्रॉपर्टीज आर सेम। ये मतलब होता है किसका, मटेरियल होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक का। करेक्ट है। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं भाई, kx ky kz k, ये लिख सकते हैं। ठीक है, मटेरियल अगर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक है तो अब यहाँ पे kx अलग से नहीं लिखूंगा, ky अलग से नहीं लिखूंगा, kz अलग से नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, सिंपली k। करेक्ट है पॉइंट। ठीक है, तो चलिए, तो फाइनली हमने कहां तक चीजें देख ली है, देख लो भाई। सो आपके पास पहला वाला टर्म क्या निकला था, एनर्जी बैलेंस से रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट प्लस ये हो जाएगा मेरे पास E डॉट जी इज इक्वल टू E डॉट एस, यही आया था ना। ठीक है, और ये हमें x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन तीनों में लिखना था, तो हमने तीनों में लिख लिया। करेक्ट है। अच्छा, अब आपके पास ये है, ये तो ये वाला टर्म तो हो गया। ठीक है, इसका ये आपने देख लिया कि क्या आएगा। सेकंड टर्म को देखिए, सेकंड टर्म। सो सेकंड टर्म आपके पास क्या है, द सेकंड टर्म इज नथिंग बट द रेट ऑफ एनर्जी जनरेटेड। ठीक है, ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ एनर्जी जनरेटेड। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो आपके पास जो ये एनर्जी जनरेशन की बात करते हैं, ये क्या है, ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना है। समझिए ध्यान से, मतलब वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना का मतलब क्या है, अगर आपके पास वॉल्यूम, ठीक है, अगर वॉल्यूम आपके पास कम है तो आपके पास जो एनर्जी जनरेशन होगा वो भी कम होगा। अगर आपके पास वॉल्यूम ज्यादा है तो जो एनर्जी जनरेशन है वो भी आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास मान लीजिए एक सिलेंडर मान लो, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं, ये आपके पास एक ब्लॉक है, ये आपके पास दूसरा ब्लॉक है। किसका वॉल्यूम ज्यादा है, डेफिनेटली इसका वॉल्यूम आपके पास क्या है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। इसमें इसलिए इसमें जो आपके पास इंटरनल हीट एनर्जी का जो जनरेशन होगा वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ज्यादा होगा। ठीक है, सो वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना का मतलब होता है इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, वैसे ही आपके पास ये जो आपके पास रेट ऑफ एनर्जी जनरेशन आप देख रहे हो, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सिंपल है ये भी, E डॉट G इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट द Q डॉट G मल्टीप्लाइड बाय D। करेक्ट है। एंड व्हाट इज द Q डॉट G, दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूमेट्रिक हीट और वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ हीट एनर्जी जनरेशन, या फिर सिंपली वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन, रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन। करेक्ट है पॉइंट। ठीक है, सो Q डॉट G दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन। अच्छा, यूनिट भी इसकी क्या हो जाएगी, देखना इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट पर मीटर क्यूब। यो क्या, वॉट पर मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, आपके पास वॉल्यूम के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम लिया था, तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा E डॉट G। एंड व्हाट इज दैट E डॉट G, दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम, दिस इज नथिंग बट द इंटरनल हीट जनरेशन। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है इंटरनल हीट जनरेशन, ये आपके पास हो गया रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन। मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, वॉल्यूम के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल हीट जनरेशन या टोटल इंटरनल हीट जनरेशन। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, चलिए सेकंड वाला टर्म भी समझ आ गया। अब थर्ड वाला टर्म समझिए, थर्ड वाला टर्म। ठीक है, सो थर्ड वाला टर्म अगर आप समझोगे, सो दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि भाई जो एनर्जी स्टोर होगी वो एनर्जी क्या करेगी, उस पर्टिकुलर मटेरियल का, ठीक है, आपके पास इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, है ना। अगर आपके पास एनर्जी स्टोर हो रही है मतलब वो उसकी इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। और जितना इंटरनल एनर्जी आपके पास इंक्रीज हो रहा है उसका मतलब उतना ही क्या हो रहा है, उतना ही आपके पास स्टोरेज हो रहा है। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, सो ये जो एनर्जी जो स्टोर हो रहा है, ठीक है, या रेट ऑफ एनर्जी जो स्टोर हो रहा है, इस रेट ऑफ एनर्जी स्टोर को आप कैसे लिखोगे। करेक्ट है, ये जो रेट ऑफ एनर्जी स्टोर है उसको आप कैसे लिखोगे, तो भाई जो इंटरनल एनर्जी आप कैसे लिखते हो, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, या फिर मैं बोलूं इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स के बेसिस में। सो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आप कैसे लिखते हो, m into c into डेल्टा, यही होता है ना। ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, सपोज ये मान लीजिए आपके पास एक मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं ये कर रहा हूँ कि आपके पास यहाँ से एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, हीट एनर्जी में सप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका आपके पास इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, हीट एनर्जी में सप्लाई कर रहा हूँ तो जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी। ठीक है, इतना ही आपके पास क्या होगा, इतना ही आपके पास इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होगा।
करेक्ट है। अब देखो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है रेट ऑफ एनर्जी स्टोर। कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, ये आप कैसे बता पाओगे, जितना उसका इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हो रहा होगा। और सिंस यहाँ पे हम रेट के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम रेट के टर्म में बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, यही आप लिख सकते हो ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अच्छा ये आप कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, राइट। यहाँ पे आप कैसे लिखोगे भाई, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम स्मॉल है, स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम आपने लेके चला था, तो आपके पास जो मास होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। सो ये हो गया dm इनटू स्पेसिफिक हीट। सो स्पेसिफिक हीट कैसी प्रॉपर्टी होती है, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, राइट। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी है मतलब आपके पास चाहे छोटा सा ऑब्जेक्ट हो या बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो, बोलने का मतलब छोटा सा मटेरियल हो बड़ा सा मटेरियल हो, स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो, करेक्ट। तो ये हो जाएगा मेरे पास सी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी दिस इज नथिंग बट द डेल टी बाई ये हो जाएगा डेल टाउ, क्योंकि हमको रेट बताना है ना, ठीक है। हमको रेट अगर बताना होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, या फिर चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे हमें जो भी चीजें हम डील कर रहे हैं हम रेट के फॉर्म में डील कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो तीनों टर्म आपने लिख लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो सिंपल सा आपने जो एनर्जी बैलेंस लिखा था उस एनर्जी बैलेंस में, ठीक है, ये टर्म्स को आप पुट कर दीजिए, राइट। तो यहां से देख लीजिए भाई क्या हो जाएगा, राइट। ये मेरे पास क्या आया था, ये हो गया k डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस k डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस k डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस, राइट। अच्छा यहाँ पे एक काम करता हूं, ये भी तो था ना, ये हो जाएगा dv, ठीक है, dv प्लस ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास q डॉट g dv इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dm, ये हो जाएगा c, और ये हो गया डेल t बाई ये हो गया डेल टाउ। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो यहां से आपके पास फर्दर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर t बाई डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर t बाई डेल y स्क्वायर, एक मिनट, इसको मैंने k को ऑलरेडी बाहर ले लिया ना, तो डेल स्क्वायर t बाई डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर t बाई डेल z स्क्वायर, ये हो गया dv प्लस ये हो जाएगा q डॉट g, ये हो गया dv इज इक्वल टू, अच्छा dm को क्या लिख सकता हूं भाई, dm को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास रो, ये हो जाएगा dv इनटू c, और ये हो गया डेल t बाई ये हो गया डेल टाउ, ठीक है। नॉट dv यहां से चला गया। सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर t बाई डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर t बाई डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर t बाई डेल z स्क्वायर प्लस q डॉट g बाई k इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा रो c बाई ये हो गया k, और ये हो गया डेल t बाई डेल टाउ। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। तो यहां तक आपके पास कितने assumptions थे, सिर्फ एक ही assumptions आपने डाला था, और वो assumptions क्या था, मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, दैट्स इट, करेक्ट। सो यहां से आपके पास, अब देखिए यहां से थोड़ा सा इसको और क्या करते हैं, और दूसरे टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ये हो गया डेल स्क्वायर t बाई डेल x स्क्वायर डेल स्क्वायर t बाई डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर t बाई डेल z स्क्वायर प्लस q डॉट g बाई k इज इक्वल टू, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ये हो जाएगा 1 अपॉन k बाई ये हो गया रो c, और ये हो गया डेल t बाई डेल टाउ। करेक्ट है, लिख सकते हैं 1 अपॉन k बाई रो c, और ये जो आप देख रहे हो ना k बाई रो c, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी, इसको हम बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी, और थर्मल डिफ्यूजिविटी को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास देखो ये, चलो ये चीजें हटा देते हैं। सो फाइनली आपके पास क्या आ गया भाई, आपके पास आ गया जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये हो गया डेल स्क्वायर t बाई डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर t बाई डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर t बाई डेल z स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा q डॉट g बाई k इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल t बाई डेल्टा। करेक्ट पॉइंट, और ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, ठीक है, जब हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फूरियर, दिस इज कॉल्ड फूरियर बायो इक्वेशन, दिस इज नथिंग बट द फूरियर बायो इक्वेशन। करेक्ट है। और ये जो फूरियर बायो इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वेक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हैं।
ठीक है। अच्छा वेक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिखे भाई, ठीक है, तो ये आपको पता है, ये क्या होता है, ये आपको पता है वेक्टर कैलकुलस में ये क्या होता है, ये होता है आपके पास डेल ऑपरेटर, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, या इसी को और बोल देते हैं, दिस इज नथिंग बट द लाप्लासियन ऑपरेटर, राइट। अब आप बताओ डेल क्या होता है, तो हम लिखते हैं क्या है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये लिखते हैं ना, ठीक है। नाउ यहां से अगर देखोगे डेल डॉट डेल इज इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक है, अगर आप देखोगे डेल डॉट डेल जब परफॉर्म करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां से डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल जेड स्क्वायर, ये हो गया, राइट। नाउ यहां से मेरे को डेल स्क्वायर ये आ गया, नाउ ये लिखना है, ठीक है, टी, सो यहां से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल डेल सॉरी एक मिनट, डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर, यही होगा, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, सो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई, ये हो गया डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आ गया डेल स्क्वायर टी, राइट, ये आ गया, इसकी जगह पुट कर दो, तो पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, ये हो गया डेल स्क्वायर टी प्लस ये हो जाएगा q डॉट g बाई k इज इक्वल टू ये हो गया 1 बाई अल्फा डेल t बाई डेल टाउ, राइट। सो जो फूरियर बायोट इक्वेशन है उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, डेल स्क्वायर t प्लस q डॉट g बाई k इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल्टा t बाई डेल्टा टाउ, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब यहां से आपके पास ये तो आपके पास क्या हो गया, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, अब आपके पास यहां से कुछ सब केसेस बनते हैं, ठीक है, अब वो सब केसेस क्या है, ठीक है, वो सब केसेस यहां से डिस्कस करते हैं, ठीक है, बट आपके पास जो बेसिक इक्वेशन है, ठीक है, जो आपके पास किसी भी टाइप के आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से आपके पास प्रॉब्लम मिले, ठीक है, स्लैब का प्रॉब्लम बताया मैंने, प्लेन का प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, प्लेन वॉल का प्रॉब्लम, ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, क्लियर पॉइंट। और जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन ये आ गया आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, उसके बाद उसके कुछ सब केसेस है, वो सब केसेस यहाँ पे आगे फिर अपन देखते हैं, ठीक है। ना अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब मैंने बात की थी किसके बारे में, मैंने बात की थी कि भाई आपको कुछ, ठीक है, सब केसेस है वो आपको समझना है, ठीक है। सो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपने क्या देखा, ये हो गया डेल स्क्वायर टी, ये हो जाएगा q डॉट g बाई k इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल्टा t बाई डेल्टा टाउ, सो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, राइट। अब यहां पे अगर देखोगे ना केस नंबर 1, केस नंबर 1, राइट, नाउ केस नंबर 1 अगर आप देखते हो तो मैं ये बोलता हूं कि आपके पास कैसी कंडीशन है, स्टडी है प्लस नो इंटरनल हीट जनरेशन, नो इंटरनल हीट जनरेशन, करेक्ट है, क्या है आपके पास स्टडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है और आपके पास कोई भी इंटरनल हीट एनर्जी का जो जनरेशन है वो आपके पास नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास मैंने एजम्पशन या फिर मैंने कंस्ट्रेंट जो है वो कंस्ट्रेंट क्या कर दिया, कंस्ट्रेंट इंपोज कर दिया, ठीक है। अब अगर मैंने कंस्ट्रेंट इंपोज कर दिया तो भाई आप मेरे को बताओ, अगर स्टडी है तो कौन सा वाला टर्म जीरो होगा, अगर स्टडी है तो कौन सा वाला टर्म पिक्चर में आएगा ही नहीं, तो कौन सा वाला टर्म पिक्चर में नहीं आएगा, डेल टी बाई डेल टाउ एंड दिस इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास क्या है, स्टडी है। अच्छा, इंटरनल हीट का जनरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब q डॉट g मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द 0, सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर t इज इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर t इज इक्वल टू 0, या फिर इसको और आप कैसा लिख सकते हो भाई, डेल स्क्वायर t बाई डेल x स्क्वायर डेल स्क्वायर t बाई डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर t बाई डेल z स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ऐसे ही बिल्कुल, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हो, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है लाप्लास इक्वेशन, करेक्ट है। 2 डायमेंशनल में होता तो ये वाला टर्म नहीं होता, z वाला टर्म नहीं होता, मान लो 2 डायमेंशनल मतलब xy प्लेन में हम देख रहे हैं, ठीक है, ये दो टर्म होता तो हम उसको क्या लिखते हैं, 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन, करेक्ट है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो गया लाप्लास इक्वेशन, सो लाप्लास इक्वेशन the Fourier biot equation becomes Laplace equation when you put assumption, जब आप assumptions आप पुट करते हो, और वो assumption मैंने क्या क्या डाला है, स्टडी है और आपके पास नो इंटरनल हीट एनर्जी का आपके पास जनरेशन है, ठीक है। नाउ केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2, ठीक। अच्छा, अब मैं अगर बोलता हूं आपके पास क्या है, आपके पास भाई स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट, ठीक है, सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूं, स्टडी स्टेट है,
करेक्ट। तो स्टडी स्टेट है तो अगेन आपके पास ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंटरनल हीट का जनरेशन है, ठीक है। स्टडी स्टेट या फिर ऐसा लिखता हूं, स्टडी स्टेट विथ इंटरनल हीट जनरेशन, विथ इंटरनल हीट जनरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहां से क्या आ जाएगा भाई, यहां से अगर देखोगे सो स्टडी स्टेट है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, हीट जनरेशन है मतलब ये टर्म प्रेजेंट होगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, d डेल स्क्वायर t प्लस ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये हो जाएगा मेरे पास q डॉट g बाई k एंड दिस इज इक्वल टू 0, यही आएगा। और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्या, पॉइजन्स इक्वेशन, ठीक है। तो ये याद रखना है ना आपको, ठीक है। पॉइजन इक्वेशन क्या होता है, लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, पॉइजन इक्वेशन स्टडी स्टेट विद इंटरनल हीट जनरेशन, लाप्लास इक्वेशन स्टडी स्टेट नो इंटरनल हीट जनरेशन, करेक्ट है। नाउ केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 यहां से अगर मैं बोलूं आपके पास नो इंटरनल हीट जनरेशन, ठीक है। नो इंटरनल हीट जनरेशन, नो इंटरनल हीट जनरेशन मतलब इंटरनल हीट जनरेशन आपके पास नहीं है, ठीक है। अब मैंने स्टडी नहीं बोला है, इसका मतलब स्टडी स्टेट है ही नहीं, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आप देखोगे इक्वेशन कैसा बन जाएगा, डेल स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा और ये हो गया मेरे पास डेल t बाई डेल टाउ, यही होगा। अब इंटरनल हीट का जनरेशन नहीं है तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो, तो डेल स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल t बाई डेल टाउ। और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफ्यूजन इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफ्यूजन इक्वेशन, करेक्ट है। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफ्यूजन इक्वेशन, करेक्ट है। सो यहां पे आप देखोगे अगर मैं नंबर ऑफ assumptions पुट कर दूं, नंबर ऑफ assumptions पुट करने का मतलब ये है, जैसे मैंने बोल दिया वन डायमेंशनल स्टडी, तो भी आप लिख सकते हो क्या, केस नंबर, चलो केस नंबर 4। नाउ केस नंबर 4 में मैंने क्या बोल रहा हूं, ठीक है। प्रॉब्लम में आपको क्या बोला है, प्रॉब्लम में आपको बोला है कि भाई स्टडी है, ठीक है, वन डायमेंशनल है और आपके पास क्या है, नो इंटरनल हीट जनरेशन, नो इंटरनल हीट जनरेशन, ठीक है। चलिए आपके पास प्रॉब्लम में ये assumptions आपको दे के रखा हुआ है। सो भाई स्टडी है, वन डायमेंशनल है और हीट जनरेशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो गवर्निंग इक्वेशन है वो गवर्निंग इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डी स्क्वायर या फिर लिख देता हूं डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। वन डायमेंशनल तो मैंने क्या एज्यूम करके चला, एक्स डायरेक्शन में है, स्टडी है मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इंटरनल हीट का जनरेशन नहीं है मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर। वैसे ही आपके पास केस नंबर 4, केस नंबर 5, तो डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। आपको सिर्फ क्या दिमाग में रखना है, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है ये, ठीक है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन वही आपको दिमाग में रखना है। जैसे कि आपके पास बोल दिया कि भाई स्टडी है, स्टडी वन डायमेंशनल विथ हीट जनरेशन, विथ इंटरनल हीट जनरेशन, ठीक है। सो इसके लिए गवर्निंग इक्वेशन लिखा जा सकता है, सो बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा मेरे पास क्या, डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस q डॉट g बाई k इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टडी है तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये आपके पास जो assumptions है, ये assumptions, ठीक है, या फिर ये जो conditions है, ये कंडीशन आपको प्रॉब्लम में मेंशन होगा, ठीक है। प्रॉब्लम में वो कंडीशन अगर मेंशन है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आपके अगर दिमाग में है तो आप आसानी से उस प्रॉब्लम को बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, बाकी का पूरा आपके पास मैथमेटिकल अप्रोच है, ठीक है। आपके पास क्या है, आपके पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आपको लिखना आ गया, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपके पास गवर्निंग इक्वेशन लिखना आ गया, देन आपके पास पूरा का पूरा आपके पास क्या है, पूरा का पूरा आपके पास मैथमेटिकल अप्रोच है, ठीक है। तो आसानी से आप प्रॉब्लम को आप बना सकते हो, क्लियर है पॉइंट। सो ये आपके पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है, कहां पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स बनते हैं उनको पहले देखेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं जी।